अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद और आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने के दूसरे मंगल को रीडर्स के हवाले से एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हम हाजिर होते हैं। आज 11 जुलाई 2023 है, महीने का दूसरा मंगल है। आज के प्रोग्राम के लिए जिस तहरीर का इंतखाब मैंने किया है वो है एक किताब एवोल्यूशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये इस किताब का नाम है और ये किताब ऑक्सफोर्ड बुक पब्लिशर्स ने पब्लिश की है। इस किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपके सामने वाज़ेह करता चलूं कि इस चैप्टर की मैंने चैप्टर बाय चैप्टर समरीज और प्रेजेंटेशन के तौर पे भी तैयार की हैं, लेकिन मैं उस तरह से इसको पेश इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो आज की मीटिंग का टाइटल है वो है रीडर्स, यानी ये रीडर्स के सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसमें मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन अगर दूंगा तो फिर जो इसका मकसद है रीडर्स का कि रीडिंग को फ़रोग मिले, कि लोग किताबों को पढ़ना शुरू करें, इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन के अंदाज में सिर्फ पेश नहीं करूंगा। किताब को के टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ा जाएगा, उसका जो मतन है उसको ज़रूर पढ़ा जाएगा, उसके साथ साथ मैं उसको प्रेजेंट ज़रूर करूँगा ताकि जो हमारे अभी तक का जो सिलसिला था वो उर्दू में ही हम लेके चल रहे थे। इससे पहले हमने इंग्लिश की बुक्स को ऐड नहीं किया था, इसमें शामिल नहीं किया था। तो जब हम एकदम से अंग्रेज़ी को शामिल करें तो उसके साथ साथ उसको जो हमारे नाजरीन हैं जो सिर्फ उर्दू समझते हैं वो भी इसको समझ सकें। The consensus among the scientific community is that the Earth is a planet orbiting a fairly typical star. जो साइंसी कम्युनिटी है उसके अंदर एक इज्तिमा या इजमा मौजूद है कि ज़मीन एक स्टार के गिर्द चक्कर लगा रही है, यानी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। वन ऑफ मैनी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, और वो एक ऐसा स्टार है, यानी सन एक ऐसा स्टार है कि जिसकी तरह के अरबों बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि अभी तक जो स्टार्स सूरज की तरह के डिस्कवर हो चुके हैं वो 400 बिलियन स्टार्स हैं, यानी 400 अरब उनकी तादाद है। 400 अरब सूरज की तरह के स्टार्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। स्टार्स इन अ गैलेक्सी, एक कहकशां के अंदर। अच्छा, अब वो कहकशां कैसी है? अमंग बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, कि जिस तरह की कहकशाएं, यानी कि कहकशां मिल्की वे के नाम से पहचानी जाती है, जिसके अंदर हमारा सूरज और ये जो प्लानिटरी सिस्टम है मौजूद है। तो ये जिस गैलेक्सी के अंदर है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी की तरह की जो गैलेक्सीज मौजूद हैं वो भी अरबों की तादाद में, इन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ इनॉर्मस साइज, और ये एक ऐसी कायनात के अंदर मौजूद है जो कि बहुत वसी है और ये और वसी तर होती जा रही है, ये फैल रही है, एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। विच ओरिजिनेटेड अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि 14 अरब साल पहले वजूद में आई। यहाँ पे 14 अरब लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट बताया जाता है वो है 13 अरब 60 करोड़ साल पहले, 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। The Earth itself formed as the result of a process of gravitational condensation of dust and gas. ज़मीन बजाते खुद इस तरह से वजूद में आई थी कि जो डस्ट यानी गर्दो गुबार और गैस कंडेंस हुई तो उसके नतीजे में ज़मीन वजूद में आई थी। Which also generated the sun and other planets of the solar system. और यही एक अमल था, यही एक प्रोसेस था जिसके ज़रिए सूरज और ज़मीन के अलावा और जो सियारे हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये तमाम तर प्लैनेट्स भी इसी तरह से वजूद में आए।
और ये कब वजूद में है? अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये 4 अरब 60 करोड़ साल पहले वजूद में आए थे। ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब ज़मीन का बता देने के बाद अब वो जानदारों के ऊपर बात करें, ज़िंदगी, क्योंकि ये जो किताब है एवोल्यूशन, इसका महवर, इसका मौजू जानदार हैं, बायोलॉजी इसका टॉपिक है, हयातियात। तो ये जानदारों के बारे में बात करेगी। ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जानदार आज आपको नज़र आते हैं, जो कि बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, तमाम तर जो जानदार आपको दिखाई देते हैं, आर द डिसेंडेंट्स of the self-replicating molecules that were formed by purely chemical means more than 3.5 billion years ago। और ये जो जानदार हैं, इनमें से सबसे पहला जानदार जो आपको फॉसल्स के तौर पे मिलता है, जिसका एविडेंस, जिसकी का सबूत आपको मिलता है, वो 3 अरब 50 करोड़ साल पहले का मिलता है। मैंने कुछ फॉसल्स कुछ जगहों पे जो पढ़े हैं वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो है, 3 अरब 80 करोड़ साल पहले भी फॉसल्स आपको मिलते हैं। लेकिन अब ये किताब पता नहीं किस साल में लिखी गई थी, वो डिस्कवरी उसके बाद हुई या जैसे भी था, लेकिन बहरहाल इस किताब के मुताबिक 3 अरब 50 करोड़ साल। और इसमें मैं ये बात भी वाज़े करता चलूँ कि अगर कभी भी आपको किसी साइंस की, बायोलॉजी की किताब में कोई फॉसल एविडेंस मिलता है जो कि साबित है, तो वहाँ तक तो साबित हो जाता है, तो उससे फिर कम मुमकिन नहीं होता, लेकिन उससे पीछे जाना मुमकिन होता है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 अरब 50 करोड़ साल लिखा हुआ है, तो इससे कम नहीं हो सकता। इससे पहले का कोई फॉसिल अगर मिलेगा तो फिर वो जो टाइम फ्रेम है वो और पीछे चला जाएगा। द सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। एक डार्विन ने एक नाम दिया था एक कॉन्सेप्ट को, जिसे कहते हैं डिसेंट, डिसेंडेंट जैसे आपके होते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल जिससे आप आगे को चलते हैं। तो जो डिसेंट है, एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशी वजूद में, उससे एक और स्पीशी वजूद में आया, नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला आगे चला, ये डिसेंट है विद मॉडिफिकेशन, और उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई हुआ, कुछ ना कुछ तब्दीलियां भी रूनुमा होती रहीं। इस प्रोसेस के ज़रिए एज डार्विन कॉल्ड इट, जिसको डार्विन ने यह नाम दिया था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ ब्रांचिंग जीनियोलॉजी, द ट्री ऑफ लाइफ। एक जैसे दरख्त की एक शाखें निकलती हैं, उसी तरह से एक अगर जानदार था तो उसमें से एक अलग जानदार निकला, और उसी में से एक और उसकी शाख भी निकली, एक तीसरी शाख भी निकली। ये पूरा का पूरा एक ट्री ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक दरख्त बनाया जाता है, जो एवोल्यूशनिस्ट मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ या तजवीज़ के तौर पे उसको पेश किया जाता है समझाने के लिए। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज। हम जिस से करीब तर हैं, जिस जानदार से, वो गोरिल्लाज और चिंपैंजीज हैं। आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में या मूवीज़ में या पिक्चर्स में, वीडियोस में, पिक्चर्स में या मुख्तलिफ हवाले से इसको देखा भी होगा और सुना भी होगा, गोरिल्लाज और चिंपैंजीज के हवाले से। विद whom we shared a common ancestor। अब जो गोरिल्लाज, चिंपैंजीज और इंसान, यानी अगर एक तरफ गोरिल्लाज हैं, उसके साथ ही चिंपैंजीज, और फिर तीसरे नंबर पे हम इंसान, इन तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर भी है। यानी ये तीन तो मौजूद है, ये जिससे जो इन तीनों का जद अमजद है, कॉमन एंसेस्टर, मुश्तरका जो एक पुरख आप कह लें, या जो इनका जद अमजद है, वो कब वजूद में है? वो 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो, वो 60 से 70 लाख साल पहले, यानी 70 लाख साल पहले गोरिल्लाज, चिंपैंजीज और इंसान का कॉमन एंसेस्टर वजूद रखता था।
द मैमल्स, अब जो तमाम तर मैमल्स हैं जिसमें ये जो चौपाए जिन्हें आप कहते हैं, यानी उसमें इंसान भी आ जाते हैं, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, ये सब के सब जो चौपाए आपको नज़र आते हैं, मैमल्स, द ग्रुप टू विच वी बिलोंग, जिससे हमारा ताल्लुक है, शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्टर विद लिविंग स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। अब जो हम तमाम तर चौपाए हैं वो, और जो रेप्टाइल्स हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं, मैमल्स और रेप्टाइल्स, इन दोनों को का अगर एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे हम दोनों की ये शाखें मुख्तलिफ निकली हैं, वो कब वजूद में आए थे? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, वो 30 करोड़ साल पहले इस दुनिया में वजूद रखता था। वो जो कॉमन एंसेस्टर था जिससे एक शाख मैमल्स की तरफ गई और दूसरी शाख रेप्टाइल्स की तरफ गई, जो रेंगने वाले जानवरों की तरफ गई, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर यानी मैमल्स और रेप्टाइल्स का कॉमन एंसेस्टर 30 करोड़ साल पहले इस पूरे अर्थ पे मौजूद था। ऑल वर्टिब्रेट्स, अब एक और ग्रुप का इजाफा करते हुए बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने चिंपैंजीज और गोरिल्लास का बताया कि 70 लाख साल पहले उनका कॉमन एंसेस्टर वजूद रखता था, और फिर उसके बाद उन्होंने मैमल्स और रेप्टाइल्स के बारे में बताया कि इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर 30 करोड़ साल पहले वजूद रखता था। मैमल्स, वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, यानी वो जो ज़मीन पे रहते थे, जो एम्फीबियन जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते थे, या जो वो पानी में रहते थे, या जो वर्टिब्रेट्स जिनका वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का स्ट्रक्चर था, यानी दो तरह के जानदार होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स जिनका पीछे ये बैकबोन का स्ट्रक्चर ढांचा होता है, और दूसरे जो इनवर्टिब्रेट्स जैसे इंसेक्ट्स वगैरह जिनका नहीं होता। तो वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, इन सब का जो कॉमन एंसेस्टर है विच लिव्ड, वो कब जिंदा था? ओवर 500 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि 50 करोड़ साल पहले इस कुरे अर्थ पे जिंदा था। फर्दर बैक इन टाइम, अगर हम इससे भी पीछे यानी 50 करोड़ साल से भी पहले के बारे में जानना चाहते हैं, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, तो उस जानने में हमें बहुत मुश्किल पेश आती है, दिक्कत पेश आती है। टू डिसर्न द रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, तो हमें उनके जो रिश्ते हैं प्लांट्स के साथ, माइक्रोब्स के साथ और बाकी जानवरों के साथ, इस रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज वी शैल सी, जैसा कि हम देखेंगे, देयर आर क्लियर साइंस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, लेकिन इनके जो जेनेटिक मेकअप है यानी जीन्स हैं, यानी अगर आपका ये सेल है, एक खुलिया है, उस खुलिये के अंदर आपके क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स जो वालिद की तरफ से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो वालदा की तरफ से मिलते हैं। जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं विरासत में, उन क्रोमोसोम्स के अंदर एक मटेरियल होता है जिसे आप कहते हैं डीएनए, जो विरासत में आपको मिलता है। उस डीएनए के अंदर एक पोर्शन होता है जिसे जीन्स कहते हैं, वो जेनेटिक मेकअप है, तो वो जेनेटिक मटेरियल है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को अगर स्टडी किया जाता है तो आपको ऐसे सबूत और शवाहिद मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि आप अपने मामा बाबा से वजूद में आए, वो अपने मामा बाबा से वजूद में आए, और फिर ये आप अगर पीछे जाते रहते हैं तो हज़ारों या लाखों नस्लें पीछे तक आपको जो जेनेटिक मेकअप है आज के जानदारों का और उस वक्त के जानदारों का, उनके दरमियान ताल्लुक़ का सबूत मिलता रहता है उस जेनेटिक मेकअप की बुनियाद पर। लेस देन 450 ईयर्स अगो, आज से सिर्फ 450 साल पहले, ऑल यूरोपियन स्कॉलर्स बिलीव दैट, तमाम तर जो यूरोपियन कंट्रीज के जो उलमा थे वो ये मानते थे दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ अ यूनिवर्स, कि ज़मीन पूरी की पूरी कायनात का एक महवर है, एक सेंटर है, यानी पूरी कायनात
ज़मीन के गिर्द घूमती है, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आज से सिर्फ 450 साल तक पहले तक इंसान का इल्म यही था। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ एट मोस्ट अ फ्यू मिलियन माइल्स इन एक्सटेंट, ये कुछ लाख मील इसकी वसत थी, वसत समझी जाती थी। एंड दैट द प्लैनेट्स, सन एंड स्टार्स आर ऑल रोटेटिंग अराउंड दिस सेंटर, और तमाम तर सूरज, स्टार्स, जो बाकी सियारे हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, यानी ज़मीन को महवर या मरकज़ समझा जाता था। लेस देन 250 ईयर्स अगो, अब 450 साल पहले तो ये समझा जाता था, लेकिन अब 250 साल पहले की अगर बात करें, दे बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन essentially its present state about 6000 years ago, और 150 साल पहले ये समझा जाता था कि ये ज़मीन और ये तमाम तर जो कायनात है ये सिर्फ 6000 साल पहले वजूद में आई थी। लेस देन 150 years ago, सिर्फ 150 साल पहले, the view that the present state of the earth is a product of at least tens of millions of years of geological change was prevalent among scientists। हालांकि 150 साल पहले कुछ साइंसदान ऐसे ज़रूर मौजूद थे जो ये समझते थे कि ये लाखों करोड़ों साल पहले वजूद में आई थी ये ज़मीन, लेकिन जो डोमिनेंट व्यू था, बट द स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, कि खुदा ने, अल्लाह पाक ने इसको अलग से तख्लीक किया, ये नज़रिया ऑफ लिविंग स्पीशीज़ वो स्टिल द डोमिनेंट बिलीफ। फिर भी जो ज़्यादातर मानने वाले लोग थे वो यही मानते थे कि इस कायनात को इसी तरीके से तख्लीक किया गया जो कि सिर्फ 6000 साल पहले वजूद में आई थी, जो बाइबल का एक नज़रिया था। द रिलेंटलेस एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्फरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जो साइंस का तरीक़ाकार है वो है मुशाहिदा और तजर्बा, विदाउट रेफरेंस टू रिलीजियस और गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ये किसी किस्म की गवर्नमेंटल अथॉरिटी या मजहबी जो अथॉरिटी है उसको नहीं मानती। हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड और व्यू ऑफ और ऑरिजिन्स, कि हम कहाँ से वजूद में आए हैं, उस नज़रिए को, उसको किस तरह से समझा जाने लगा, इस मुशाहिदे और तजर्बे के साथ इसको जोड़ने की वजह से उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। और हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड और व्यू, और उसने हमारा जो एक नज़रिया था उसको बिल्कुल बदल दिया, यकलख्त बदल दिया। इन लेस दैन 500 ईयर्स, और ये पिछले 500 साल के अंदर अंदर ये तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। इन एडिशन टू द इंट्रिंसिक फैसिनेशन ऑफ द व्यू ऑफ द वर्ल्ड ओपनड अप बाय साइंस, ये जो नज़रिया साइंस ने हमारी सामने पेश किया, दिस हैज़ हैड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन फिलोसफी एंड रिलीजन, और इसने फ़लसफ़े और मज़हब के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। द फाइंडिंग्स ऑफ साइंस इम्प्लाई दैट, जो साइंस की जो फाइंडिंग्स हैं जो हमें अभी तक हम हासिल कर पाए, उससे ये साबित होता है दैट ह्यूमन बींग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ इम्पर्सनल फोर्सेस एंड दैट द हैबिटेबल वर्ल्ड फॉर्म्स अ माइन्यूट पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स ऑफ इमेंस साइज एंड ड्यूरेशन। उससे ये पता चलता है कि ये जो इंसान है या ये जिस कायनात में रहता है ये बहुत बड़े साइज़ की है, यानी ये आप कह सकते हैं कि इन्फिनिट साइज़ आपको मिलता है, इसकी कोई हद नज़र नहीं आती। वट एवर द रिलीजियस और फिलोसफिकल बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल साइंटिस्ट, भले एक इनफरादी तौर पे कोई साइंसदान कुछ भी मानता हो, द होल प्रोग्राम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज़ फाउंडेड ऑन द एजम्पशन, लेकिन तमाम तर जो प्रोग्राम है, तमाम तर जो साइंसेज हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिलॉसफी, इन सब के जो पैराडाइम है वो that is based on the assumption that the universe can be understood on such a basis, लेकिन ये साबित करती है कि इसको साइंसी बुनियादों पे समझा जा सकता है। Few would dispute that this program has been spectacularly successful, कुछ ही लोग हैं जो इस पे शक कर सकते हैं। वो कैसे शक कर सकते हैं? Particularly in the 20th century, अब 20वीं सदी में और क्या कुछ हुआ, which saw such terrible events in human affairs, लेकिन इंसान ने इस साइंस की वजह से बहुत से नुकसानात भी उठाए हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस मे हैव इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू दीज इवेंट्स,
और हो सकता है कि साइंस ने बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिल वास्ता या बिला वास्ता इनडायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर असरअंदाज भी हुई हो। पार्टली थ्रू द सोशल चेंजेस, जो समाजी तब्दीलियाँ आ रही थी, ट्रिगर्ड बाय द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल मैस सोसाइटीज़, जो सनती इनकलाब आया उसके बाद जो इंडस्ट्रियल मैस सोसाइटीज़ बनी, एंड पार्टली और कुछ हद तक थ्रू द अंडरमाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम्स, और जो इंसान के जो मानने के सिस्टम्स थे, बिलीफ सिस्टम थे, जो अकायद थे, नज़रियात थे, उनकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ। नॉनदलेस it can be argued that much misery throughout human history could have been avoided by the application of reason, and that the disasters of the 20th century resulted from a failure to be rational rather than a failure of rationality। कि रीज़न का इस्तेमाल ना करने की वजह से, अक्ल का इस्तेमाल ना करने की वजह से हमने जो कुछ नुकसान किया 20वीं सदी में, अगर हम अक्ल इस्तेमाल करते, रैशनैलिटी को बुनियाद बनाते, तो कभी भी हम इस तरह की तबाहियों में शामिल ना होते। हम इनको अवॉइड कर सकते थे, इनसे इज्तनाब कर सकते थे। जैसे कि एटम बम फटे, जंगें लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दोनों जो जंगें थी वो 20वीं सदी में लड़ी गई, या उसके बाद कोल्ड वॉर का जो ईरा था, जो अरसा था। द वाइज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज द ओनली होप फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। अगर हम हिकमत के साथ, अक्ल के साथ, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, यही एक तरीक़ाकार है जिससे इंसान तरक्की कर सकता है और एक अमन के माहौल में, खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजार सकता है। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन हैज़ रिवील्ड, अब जो एवोल्यूशन को या इर्तिका की जो तालीम है, इसके ज़रिए हमें क्या ज़ाहिर हुआ, और इंटीमेट कनेक्शंस विद द अदर स्पीशीज़। इसने सिर्फ और सिर्फ हमारे आपस के ताल्लुकात के बारे में नहीं हमारी जो तवज्जो है वो मबजूल करवाई या साबित किया, इसके साथ साथ इसने विद द अदर स्पीशीज़ दैट इनहेबिट द अर्थ, हमारे जो बाकी स्पीशीज़ हैं उनके साथ ताल्लुक़ को भी हमें समझाया है, जो ज़मीन पे हमारे साथ रहते हैं। इफ़ ग्लोबल कैटास्ट्रफी इज़ टू बी अवॉइडेड, अगर हमने एक बड़ी सतह पे एक तबाही से बचना है, दीज कनेक्शंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ये जो, तो उससे बचने के लिए लाजमी है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो रिश्ते हैं बाकी जानदारों के साथ, उनको तस्लीम किया जाए और उसको रिस्पेक्ट दी जाए। द पर्पज़ ऑफ दिस बुक इज़ टू इंट्रोड्यूस द जनरल रीडर। इस बुक का मकसद ये है कि एक आम रीडर को इंट्रोड्यूस, उसका तारुफ करवाया जाए, टू सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक फाइंडिंग्स, जो अभी तक हम हासिल कर पाए हैं, जो हम अभी तक ढूंढ पाए हैं, हमारी जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं, उनसे रूशनास करवाया जाए, कॉन्सेप्ट्स जो तो कुछ तस्वुरात हैं, एंड प्रोसीजर्स ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनसे इनको मुतारिफ करवाया जाए एक आम बंदे को। एज इट हैज़ डेवलप्ड सिंस द फर्स्ट पब्लिकेशंस ऑफ डार्विन एंड वेलिस ऑन द सब्जेक्ट। जब डार्विन ने और वेलिस ने जब एवोल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू किया, तब से लेकर अभी तक क्या क्या तब्दीलियाँ, और 140 ईयर्स अगो, 140 साल पहले से लेकर अब तक जो जो तब्दीलियाँ इसमें आई हैं। एवोल्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स फॉर द होल ऑफ बायोलॉजी। एवोल्यूशन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवोल्यूशन तमाम तर बायोलॉजी को आपस में जोड़ती, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो तमाम तर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं हयातियात के, बायोलॉजी के, उन तमाम उसूलों को जो आपस में सिंक करती है, जोड़ती है, आपस में यूनिफाई करती है, वो एवोल्यूशन की थ्योरी है। जैसे कुछ टेक्स्ट बुक्स में मैं पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं दिस इज द गट ऑफ बायोलॉजी, ये उसका जौहर है, एसेंस है। इट ऑल्सो इल्यूमिनेट्स द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द यूनिवर्स एंड टू ईच अदर। ये इंसान का
कायनात के साथ रिश्ता भी समझाती है, आपस का रिश्ता भी समझाती है और बाकी जानदारों के साथ रिश्ते को भी समझाती है। इन एडिशन, इसके साथ साथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन हैव प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, और बहुत से जो मौज़ूआत हैं बायोलॉजी के अंदर वो ऐसे हैं कि जिनसे आप प्रैक्टिकल, ये तो तसव्वुराती बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसकी मिसाल, फॉर इंस्टेंस, प्रेसिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स are posed by the rapid evolution of resistance by bacteria to antibiotics and of HIV, AIDS to antiviral drugs. अब ये बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है, मैं इसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल जो एंटीबायोटिक्स का रोल है हमारी ज़िंदगी में, अब हम जब भी बीमार होते हैं आप देखें कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है, उसको अगर समझा जाए तो उसको भी समझा जा सकता है, और बैक्टीरिया क्यों इतना रेजिस्टेंट हो जाता है जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, लेना शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या फिर HIV का में एंटीवायरल ड्रग्स का क्या रोल है। तो ये जब आप डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कोरोना वायरस के बारे में है कि वो किस तरह से इवॉल्व होता है, कैसे उसने डिफरेंट जनरेशन्स, डिफरेंट उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो वजूद में आ रही हैं, यानी यही कोरोना वायरस इसी अरसे में फैलने लगा है, तो उसकी कितनी वैरायटीज़, वेरिएशंस वजूद में आ रही हैं। तो ये एक एवोल्यूशन का ही एक प्रोसेस है, उसको इसी तरह से स्टडी किया जा रहा है। तो ये इसका पहला चैप्टर है। उसके बाद आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें वो बता रहे हैं कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, दूसरे चैप्टर में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे चैप्टर में क्या होगा, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे तहरीर पसंद आई थी, जो कि मैं समझता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ इसको रीड किया जाए।